आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, दैट इज बायो एनर्जेटिक्स। इसमें थोड़ा सा जो आपका टॉपिक एआरपी में इंक्लूडेड है वो तो है आपके पास। ये है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से है, ठीक है। तो मैं इससे पहले थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको बता दूं, बेसिकली व्हाट इज बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स होता क्या है, ठीक है। सो बायो एंड बायो मीन लाइफ एंड एनर्जेटिक इट इज रिलेटेड टू द एनर्जी। आपको पता है कि आपके अंदर जितने भी सेल्स हैं दे आर डूइंग मेटाबॉलिज्म। सेल वर्क लाइक एन ओपन सिस्टम, ठीक है। आपके पास आपके सेल में एवरी टाइम जो है वो कोई ना कोई रिएक्शन हो रहा होता है एंड दैट नीड्स एनर्जी, ठीक है। वो आपके पास क्या रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कि आपके पास सेल को बेसिकली यार ये ओके। तो सेल रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर अब जितने भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसके लिए बेसिकली सेल को क्या रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। आपको बॉडी के लिए डिफरेंट फंक्शने के लिए देखें आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कि आप कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, आपके इंटरनल कोई ब्रेक डाउन हो रही है फूड की, तो ये सारी की सारी बेसिकली एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। विदाउट एनर्जी देयर इज नो लाइफ। एनर्जी बेसिकली दो तरह की होती है जो आपके लाइफ में या आपकी बॉडी पे फंक्शनिंग कर रही होती है। एक है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो एक्चुअली उस टाइम पे एट अ टाइम वर्क कर रही होती है, ठीक है, जो यूज हो रही होती है, दैट टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एंड अनदर इज दैट इज पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हुई होती है। एंड स्टोर एनर्जी देन आपके पास वो फ्यूचर में जब उसकी ब्रेक डाउन होती है केमिकल बॉन्ड्स की, तो वो देन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर यूज होती है, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी इज दैट एनर्जी व्हिच इज एक्चुअली इन्वॉल्व, व्हिच इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन डूइंग वर्क। एंड पोटेंशियल एनर्जी इज द स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है। सो तो लाइफ को जितने भी सेल हैं या आपके पास लाइफ है, हमारी बॉडी है, उसको बेसिकली एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब वो एनर्जी बेसिकली कहाँ से आती है, वो एनर्जी आती है आपके पास जो आप फूड ले रहे होते हैं उसकी ब्रेक डाउन से, ठीक है। फूड में आपके पास सी एच बॉन्ड होता है, केमिकल बॉन्डिंग होती है, उसके ब्रेक डाउन से बेसिकली एनर्जी आती है, ठीक है। एंड उसके लिए आपके पास जो रिएक्शन इन्वॉल्व होता है दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ये किसको आवाज नहीं आ रही मेरी? आवाज तो मेरी सबको आ रही है? जरा मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, जी बताएं, आवाज आ रही है मेरी ठीक से? यस सर। ठीक है। यस सर, सही आवाज आ रही है। ठीक है, ये जिसको आवाज नहीं आ रही तो वो थोड़ा सा अपना नेट का इशू देख लो, उधर से होगा, तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके। सो एनर्जी बेसिकली जो आपको बॉडी को रिक्वायर्ड होती है वो आपके पास आती है बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। एनर्जी जो फ्लो है वो आपके पास उसमें आता है कि एनर्जी कहाँ से एक्वायर हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, एंड देन यूज ऑफ एनर्जी आपके पास है। ये पूरा पूरा एनर्जी फ्लो होता है, ठीक है। कि एनर्जी पहले एक्वायर होती है, ट्रांसफर होती है, देन यूज होती है, ठीक है। तो ये जो पूरा एनर्जी फ्लो है ये इन्वॉल्व होता है वेरियस ऑर्गेनिज्म प्रोसेसेस में, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो आपके पास है मैंने कहा कि जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है ये इसको हम दोनों को इकट्ठा रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली दिस इज द डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें दो रिएक्शंस एट अ टाइम हो होते हैं, ठीक है। इसमें होता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन दैट इज द exchange of electrons, ठीक है। कि the loss of electron is called oxidation या addition of oxygen is called as oxidation and the gain of electron or loss of oxygen is called as reduction, ठीक है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी रिएक्शन में लॉस हो रहा है तो वहां पे हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, एंड जब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो आपके पास हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन। अब ये जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बेसिकली ये इन्वॉल्व होते हैं आपको एनर्जी प्रोवाइड करने में, एनर्जी सोर्स के तौर पे, ठीक है। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इट कैन बी एनर्जी सोर्सेज, ये एनर्जी के तौर पे भी मैंने कहा कि यूज होते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है उनकी लोकेशन पे, अरेंजमेंट्स के एटम के अंदर वो किस लोकेशन पे हैं, किस अरेंजमेंट्स पे हैं, ठीक है। अब जैसे अगर वो किसी के साथ स्टेबल बॉन्डिंग बनाते हैं तो इस मीन के वो आपके पास गुड सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। अगर वो स्टेबल बॉन्डिंग नहीं बनाते तो देन दे आर द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में प्रेजेंट है तो वो अब दूसरे ऑक्सीजन के साथ स्टेबल बॉन्डिंग बना के, लाइक O2 है, ठीक है। तो O2 में जो इलेक्ट्रॉन है दे आर नॉट द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी,
एनर्जी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन से आप उसको एक को अलग कर लें, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो इलेक्ट्रॉन जो है दैट विल नॉट मेक द स्टेबल बॉन्डिंग, ठीक है। तो वो आपके पास किसी और एटम के साथ अटैच होगा, लाइक कार्बन के साथ या हाइड्रोजन के साथ, एंड उसके साथ जो उसकी बॉन्डिंग होगी दैट विल बी अनस्टेबल बॉन्डिंग, अनस्टेबल एसोसिएशन होगी। एंड जैसे इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होगा तो वो आपके पास मूव करेगा तो ऑक्सीजन की तरफ, एंड जब ऑक्सीजन की तरफ मूव करेगा तो उस टाइम पे एनर्जी रिलीज होगी, एंड दैट एनर्जी विल बी यूज्ड इन आवर बॉडी, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है, हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन कैन बी सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड वो इसकी डिपेंड करता है लोकेशन एंड अरेंजमेंट से। अगर वो स्टेबल बॉन्डिंग बनाता है तो दे आर नॉट द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन अगर वो स्टेबल बॉन्डिंग नहीं बना रहा तो देन इलेक्ट्रॉन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, देन वही एनर्जी हमारी बॉडी यूज करती है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो आपके पास, इसको हम कहते हैं दैट इज लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन में देखें आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन जो है होता है, तो इसका मतलब है कि जब हम हाइड्रोजन की बात कर रहे होते हैं तो हम एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की बात ही कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन की गेन या लॉस हो रहा है तो इस मीन इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हो रहा है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म में बेसिकली हाइड्रोजन एटम के लॉस या गेन होने की वजह से एनर्जी लूज या गेन होती है, ठीक है। अच्छा, अब हाइड्रोजन में ये होता है कि उसी तरह अगर हाइड्रोजन लूज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, और उसी तरह अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल बेसिकली हाइड्रोजन गेन कर रहा है तो इट मीन कि उसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा बताया हुआ है कि आपके पास एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रही है, ठीक है। कि आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो रही है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को, यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है फूड स्टफ, इसमें CH बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है, एंड आपके पास ब्रेक डाउन होने की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। एनर्जी रिलीज होती है, कुछ एनर्जी बेसिकली हीट की फॉर्म में आ जाती है, एंड कुछ एनर्जी आपके पास ATP की फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है। देन ATP आगे आपके पास डिफरेंट फॉर्म में यूज होती है, लाइक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, मेंटेनेंस है, देन केमिकल सिंथेसिस वगैरह में यूज होती है, ठीक है। तो ये आपको सोर्स एनर्जी के बताया, ठीक है। एंड दैट एनर्जी इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। आगे इस बात की समझ, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा बताया हुआ है कि अगर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस होंगे इसको हम कहेंगे दैट इज ऑक्सीडेशन, एंड जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसको हम कहेंगे दैट इज वो ऑक्सीडाइज हुआ है। एंड इसी तरह आपके पास इलेक्ट्रॉन एडिशन हुए हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास सेकंड जो चीज आ जाती है वो रिडक्शन आ जाती है, ठीक है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हम ऑक्सीडेशन है, एंड देन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज रिडक्शन, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने कहा द मेन सोर्स इज द ATP। जो आपके पास एनर्जी रिलीज होती है वो किस फॉर्म में जाती है, वो ATP की फॉर्म में आती है। तो हम ATP को कहते हैं दिस इज द एनर्जी करेंसी, कि आपके पास सेल्स की जो एनर्जी करेंसी है तो वो हमारे पास क्या है, ATP है, ठीक है। ये हमारे पास ATP बेसिकली इट इज अ न्यूक्लियोटाइड, एंड दिस एब्रिविएशन इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एक इसमें दो होते हैं, अब एक एडिनोसाइन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। देन आपके पास ट्राइफॉस्फेट, ट्राई मीन 3 एंड फॉस्फेट 3 फॉस्फेट ग्रुप इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हम इसकी स्ट्रक्चर बेसिकली थोड़ी सी देखते हैं। अब हमने कहा कि जो ATP जो आती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से, वो आपकी एनर्जी आती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ATP, एंड ये ATP आपके पास डिफरेंट आगे यूज होती है, ठीक है। लाइक आपके पास सिंथेसिस ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो लाइक DNA RNA प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह में ये हेल्प करते हैं यही। देन मूवमेंट में आपके इंपल्स ट्रांसफॉर्मेशन में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, ये जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं, इनमें ATP ही एनर्जी जो है वो यूज हो रही है ATP की फॉर्म में। तो इसलिए ATP को ये भी कहते हैं दिस इज द एनर्जी करेंसी। ATP बेसिकली एनर्जी करेंसी जो है वो आपके पास इसको इसका नाम दे, ठीक है। अच्छा, अब किसी भी आपके पास जो एबिलिटी होती है स्टोर करने की ATP की, वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपके पास एक, हमने इसमें कहा कि इसमें दो ATP में दो मॉलिक्यूल होते हैं, एक आपके पास एडिनोसाइन होता है एंड सेकंड वन इज ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसमें तीन बेसिकली चीजें होती हैं। एक होती है आपके पास एडिनिन, डबल रिंग जो है वो नाइट्रोजन बेस होता है, ठीक है। देन राइबोज होता है 5 कार्बन शुगर, एंड देन आपके पास ट्राइफॉस्फेट होता है 3 फॉस्फेट, ठीक है। एडिनिन एंड राइबोज दोनों को हम इकट्ठा नाम देते हैं दैट इज दो कॉल्ड एज एडिनोसाइन एंड ट्राइफॉस्फेट है, ठीक है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर आपको बताऊं ये है, ठीक है। अब इसमें देखें, ये आपके पास राइबोज ये 5 कार्बन शुगर है,
ठीक है। एंड देन आपके पास इस साइड पे एक नाइट्रोजनस बेस है, दिस इज एडिनिन। इन दोनों को हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड एज एडिनोसाइन। ये देखें आपके पास, ये हमारे पास क्या है, एडिनोसाइन। एंड ये 3 फॉस्फेट इसके साथ अटैच होते हैं, जिनको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड एज ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास इसको कहते हैं एडिनोसाइन, ट्राइफॉस्फेट या एटीपी। ठीक है। अच्छा, इसमें अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इसमें कैसे एनर्जी जो है वो स्टोर होती है, कैसे एनर्जी रिलीज होती है। ये जो एनर्जी स्टोर होती है वो आपके पास ये जो 2 फॉस्फेट के दरमियान बॉन्डिंग है, इन बॉन्डिंग में बेसिकली एनर्जी स्टोर हुई होती है। ठीक है, जिनको आप ये टाइट से शो किए हुए हैं, ये कोवलेंट बॉन्डिंग होती है एंड हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब जैसे बॉन्ड ये ब्रेक डाउन होता है तो इसमें से एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज अराउंड 7300 कैलोरीज एनर्जी रिलीज होती है एक बॉन्ड ब्रेक डाउन से। ठीक है, तो अगर आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो एटीपी से ये एक बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा एंड 7300 कैलोरीज एनर्जी रिलीज होगी, वो आपकी बॉडी यूज करेगी। ठीक है, जब एक बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो पीछे आपके पास 2 फॉस्फेट रह जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसको एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट नहीं कहेंगे, ट्राई 3 नहीं, अब इसको हम कहेंगे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बिकॉज ऑफ 2 फॉस्फेट ग्रुप्स। ठीक है, पहले 3 थे, एक ब्रेक डाउन हुआ, 7300 कैलोरीज एनर्जी वो रिलीज हुई, वो यूज हुई, पीछे 2 फॉस्फेट रह गए। ठीक है, तो हम नाउ इसको हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड एज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्यों, आपके पास क्या हो गया, 2 फॉस्फेट है। ठीक है, अब इसी तरह थोड़ा सा और आगे जाए तो अगर आपकी बॉडी को और एनर्जी रिक्वायर्ड है तो ये सेकंड बॉन्ड भी ब्रेक डाउन होगा। सेकंड बॉन्ड जब ब्रेक डाउन होगा तो 7300 कैलोरीज एनर्जी अगेन रिलीज होगी एंड अगेन वो आपकी बॉडी यूज करेगी। अब 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल चले गए, पीछे सिर्फ एक फॉस्फेट रह गया। ठीक है, तो अब हम इसको कहेंगे दिस इज कॉल्ड एज एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। मोनो मीन 1, सिर्फ एक फॉस्फेट है तो हम इसे क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो इस तरह आपके पास एटीपी में बेसिकली एनर्जी स्टोर होती है इन बॉन्ड्स में एंड जब बॉडी को रिक्वायर्ड होती है वो ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होते हैं, इनसे एनर्जी रिलीज होती है और वो बॉन्ड वो एनर्जी आगे आपके पास डिफरेंट प्रोसेसेस में यूज होती है। ठीक है, अब एनर्जी स्टोर कैसे होती है, तो जब आप फॉर एग्जांपल फूड ले रहे हैं या एनर्जी ले रहे हैं आउटसाइड से, तो वो एनर्जी जाके ये बॉन्ड दोबारा बना देती है। ठीक है, बॉन्ड दोबारा बना के एक फॉस्फेट इसके साथ जो है वो जोड़ देती है। जब बॉन्ड बन गया तो इस मीन कि यहाँ पे 7300 कैलोरीज एनर्जी स्टोर हो गई। फिर इसी तरह जब और एनर्जी बच जाती है तो दूसरा बॉन्ड बनता है, फिर 7300 कैलोरीज जो है एनर्जी स्टोर हो गई। तो एटीपी जो है वो बेसिकली एनर्जी स्टोर होती रहते हैं इन बॉन्ड्स में जब आप बाहर से एनर्जी ले रहे होते हैं एंड जब आपके पास एनर्जी रिक्वायर्ड होती है आपको तो यही बॉन्ड ब्रेक डाउन होते हैं एंड वो एडिनोसिन मोनो और डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, एनर्जी रिलीज होती है, देन डाइफॉस्फेट मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो इस तरह आपके पास एटीपी जो है वो यूज होते हैं एज ए एनर्जी करेंसी या एज एनर्जी सोर्स के तौर पर। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है कि कैसे एनर्जी एटीपी से एडीपी बनता है, देन एडीपी से एएमपी बनता है एंड आपके पास एनर्जी इस तरह यूज होती रहती है। ठीक है, तो आज के लिए काफी है, इसके बाद आगे इंशाल्लाह फोटोसिंथेसिस है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू द टॉपिक, बायोएनर्जेटिक्स से रिलेटेड है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड है या एटीपी से रिलेटेड है, तो वो हैंड रेज करके भी पूछ सकते हैं। जी, किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है।